छावा मूवी में अक्षय खन्ना को हम लोगों ने देखा था औरंगजेब के रूप में। और धुरंधर फिल्म में हम लोगों ने अक्षय खन्ना को देखा एक डॉन के रूप में। मगर रियलिटी क्या है? क्या अक्षय खन्ना औरंगजेब है या अक्षय खन्ना डॉन है? नहीं, अक्षय खन्ना इन दोनों के ही विपरीत है, कुछ और है। वो एक एक्टर है जो कि ये किरदारों को निभाने वाला है। यानी कि अक्षय खन्ना रियलिटी में तो कुछ और है, बस फिल्म वगैरह में हम लोग देखते हैं अक्षय खन्ना को किसी किरदार के रूप में। ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ यौगिक होते हैं जो कि रियलिटी में तो कुछ और होते हैं, परंतु हम लोग को दिखने में लगते हैं औरंगजेब और डॉन की तरह। इस पूरी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक में जिसका नाम होता है रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद। ये कहानी कैसी होती है? इस कहानी में कुछ इस प्रकार से होता है कि चलो मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ क्या होता है। इसको भूल जाते हैं कि रेजोनेंस अनुनाद नाम का कुछ चीज होता भी है। हम लोग जाते हैं यहाँ से बहुत साल पहले। मान लो कोई दो आदमी है, साइंटिस्ट हैं, वो बैठ के जो है लेबोरेटरी में कुछ चेक कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बेंजीन को लिया। बेंजीन को लिया, ठीक है, उन्होंने बेंजीन को लिया। बेंजीन के लेने के बाद उन लोग क्या करते हैं? बेंजीन को चेक करते हैं कि क्या है उसका स्ट्रक्चर। चलो भाई, मॉर्निंग का टाइम है, आए एक हमारे पास साइंटिस्ट और उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया कुछ ऐसा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। फिर उन्होंने कहा कि लो भैया, मैंने डबल बॉन्ड का इस तरह से होता है, सिस्टम ऐसा होता है, मैंने पहचान लिया। फिर ये लेकर गए साहब जी, मान लो कोई थे, कोई साइंटिस्ट, बड़ा खुश हो गया कि हमने पता कर लिया ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। फिर वो शाम को अपने बॉस के पास लेके गए, तो बॉस ने उसको चेक किया। भाई बॉस ने चेक किया तो पता चला कि ये रहा हमारे पास बेंजीन, और उसने डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ खोज दिया। मॉर्निंग में ये और ये, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, देख रहे हो? परंतु कंपाउंडवा वही था, एक ही कटोरी में बेंजीन था। उस बेंजीन को यहाँ पे दे डाला गया तो ऐसा दिख रहा है, इवनिंग में देखा गया तो ऐसा दिख रहा है। तो दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। फिर ये बॉस जी अपने बॉस के पास लेके गए। जब ये अपने बॉस के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री में एक नियम होता है जिसमें कुछ यौगिक जो है अपनी जो अवस्था है उसमें एकदम डट के बैठे नहीं रहते हैं। जैसे H2O वगैरह हो गया, H2O में कोई अनुनाद देखने को नहीं मिलता है, परंतु अगर हम बात करते हैं बेंजीन वगैरह की तो यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिलता है, इसको हम लोग अनुनाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस क्या है भाई? रेजोनेंस वो चीज है जहां पर कि किसी यौगिक को केवल एक ही संरचना के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारी संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं, जो बॉस साहब हैं वो कहते हैं कि इन दो संरचनाओं को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल संरचनाएं। हिंदी में बोले तो अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने बोला क्या? मैंने ये बोला कि भैया केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ यौगिक होते हैं, जो यौगिक की जो संरचना है वो केवल एक ही डायग्राम के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है ना? जैसे H2O मैं बोलूंगा तो H2O तुम ऐसे लिख दोगे और कहोगे ओ ऐसे 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 H H 1 2 3 4 ऐसे बन गया, है ना? लोन पेयर लगा दोगे ऊपर, H2 ऐसे बन गया। और मान लो तुमसे कुछ और बोल दूं O2 बनाने के लिए, तो O2 ऐसे लिखोगे और O कर दोगे, ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी करना हो कर दोगे। खैर इसको छोड़ दे, डबल बॉन्ड कर दोगे। ठीक है, तो O2 को हटाते हैं अभी के लिए। अभी हम इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। बेंजीन में हम लोग को कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक ही डायग्राम के द्वारा इस पूरे बेंजीन को हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, तो दो डायग्राम इसके लिए मिल गए हमारे पास। चलो भाई, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। और ये जो फिनोमिना है, ये जो पूरा जो कर्मकांड है हमारे पास केमिस्ट्री में, इस कर्मकांड को हम लोग कहते हैं अनुनाद। बस, मतलब क्या है अनुनाद? कुछ नहीं। अनुनाद केमिस्ट्री में कुछ यौगिक होते हैं जैसे कि बेंजीन, और भी कुछ होते हैं जैसे कि CO2 ले लो भाई, CO2 भी होता है। CO2 में क्या होता है? CO2 में कुछ इस प्रकार से होता है कि CO2 में यहां बना देता हूं, C
ओ ओ ओ ऐसे, ठीक है। CO2 बन गया, चलो भाई अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये माइनस का चार्ज ऊपर रहता है, इस तरह से बना रहता है। ये माइनस चार्ज यहाँ पर घुस आता है कभी कभी, और फिर ये अपना इधर ले लेता है। तो होता क्या काम है, होता काम ऐसे है कि भाई यहाँ पर ये हो जाता है कि C, ये O है, ये O यहाँ पर माइनस में जाता है और ऊपर डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और बाकी इधर यहाँ पर CH3 वगैरह कुछ जोड़ दो अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कभी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, डबल 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 बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये देखने को मिला। तो ये जो बॉस के बॉस हैं उन्होंने कहा कि ये दोनों हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं, और इसको हम लोग एक हाइब्रिड फॉर्म्स, अनुनादी संकर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि ना तो ये सही है ना तो ये सही है ऐसे। CH3 लिखो, ऐसे करो ऐसे करो, ओ करो ओ करो, मतलब कि डॉट डॉट करके लिख दो, ठीक है। बेंजीन में क्या कहानी हुई, बेंजीन में ये कहानी हुई कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और ऐसे ऐसे लाइन मत खींचो, इसको ऐसे कर दो कि भाई पूरे चक्कर में ये घूम रहा है। ये तुमने डंडा खींच के यहाँ पर स्थायी कर दिया कि स्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, इसी के आसपास घूम रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। इस पूरी कहानी को, कर्मकांड को हम रेजोनेंस नाम के ये जो ग्रंथ है इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ग्रंथ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ग्रंथ में अबे भाई मतलब रेजोनेंस में पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर एग्जाम में आएगा रेजोनेंस से बारे में लिखने के लिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और ये टॉपिक है, ये BSc का टॉपिक है, BSc का पहला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इससे टॉपिक का है। शुरुआत में टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने नहीं बताया, और बताऊंगा भी नहीं आगे वीडियोस में, थंबनेल में लिखा रहेगा, आप समझ जाइएगा। मेरा काम यहाँ पर केवल बताना है और खुद भी समझना है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं हमारा डेफिनेशन। तो चलो भाई, मैंने क्या बोला है कि केमिस्ट्री में हमारे पास, रसायन विज्ञान में, प्रकृति में हमारे पास सीधे कह दो कि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनको हम लोग केवल एक ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, देयर आर मेनी कंपाउंड्स, there are many compound which cannot be represented by a single atomic structure। तो भाई लो भाई लिख दिया कि भाई there are many compound which cannot be represented by single atomic structure। इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ती है एक से अधिक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की। therefore we need therefore we need more than one atomic structure of a compound। ऑफ अ कंपाउंड मतलब कि एक से अधिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इन स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या बताया था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये भी लिख देता हूं भाई कि मोर देन वन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। चलो भाई, ये पूरी कहानी जो है इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस अगर एग्जाम में पूछ देता है तो लिख के आ जाना, और क्या। चलो भाई, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में देना है तो एग्जाम्पल दे दो एक ठो। एग्जाम्पल क्या दिया जाए हम लोग, एग्जाम्पल में हम लोग दे देते हैं वही CO2 वाला एग्जाम्पल, CO2 एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो भाई, तो C रहा। बेंजीन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेंजीन में क्या करना पड़ेगा, CO2 एग्जाम्पल ये पे लिखा हुआ है, ये कहा ना CO2 वाला, ये दोनों हमारे पास क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, अनुनादी संकर, मतलब कि रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये एक एग्जांपल तो यहीं पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बेंजीन को बना देता हूँ। बेंजीन ऐसे 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 ऐसे, इसको दर्शाते हैं हम लोग ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ यहाँ था तो यहाँ यहाँ कर दो, और क्या।
अब इन दोनों को हम लोग एक अलग स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, जिसको कि साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ना यहाँ ना वहाँ, ना औरंगजेब ना धुरंधर का खतरनाक खौफनाक डॉन, ये हर तरफ है इस तरीके से। इसको जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे गोला बना दो, सीधे सीधे। ठीक है, तो ये कहानी है भाई। दीज आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार फिर से बताओ। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, सो तो एक बात जो है वो इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि आपको ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये दो, ये हाइपोथेटिकल हैं। ये क्या है भैया, आभासी हैं, है ना। एग्जाम पूछेगा, नहीं पूछेगा आपको, एग्जाम पूछेगा क्या, एग्जाम पूछेगा रेजोनेंस को परिभाषित करिए, सिंप्लीफाई, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट रेजोनेंस, ये सब पूछ देगा। ठीक है, सो ये नहीं पूछेगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए कि आभासी होता है। ये क्या है, ये रियल है, रियल ऐसा है, और रियल ऐसा भी नहीं है। ये तो मतलब हम लोग दर्शा रहे डंडा के द्वारा, डंडा द्वारा दिखता नहीं है वो हम लोग बस दर्शा रहे हैं इसको। रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। ये तो बस केमिस्ट्री है भाई, कुछ लोग दारू पी के बना दिए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो भाई, इसके अलावा इसके रेजोनेंस प्रदर्शित करने वाले कुछ जो और एग्जांपल्स हैं, बेंजीन तो हम पहले लिख दे रहे हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, बेंजीन। इंग्लिश में लिख लेना अपना, टालुइन। इंग्लिश हिंदी सब एक ही में है मेरे इस वीडियो में तो खैर। टालुइन, क्योंकि भाई बीएससी है तो हम लोग का तो बीएससी में मतलब सब कुछ इंग्लिश में होता है, बट ठीक है, अब लिख दिया तो क्या जो है। टालुइन हो गया, CO2 हो गया, और CO3 हो गया, O3 ओजोन, O3 हो गया, ओजोन हो गया। ओजोन में भी हम लोग देखते हैं ऐसे 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 होता है, हल्का हल्का ऐसे, हल्का हल्का ऐसे, फिर O, फिर O। डबल बॉन्ड यहाँ पर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी डबल बॉन्ड ऐसे होता है, कभी डबल बॉन्ड इधर चला जाता है, तो ऐसे करते रहते, इसलिए ऐसे करते थे हम लोग। चलो भाई, तो इसको मिटाता हूँ मैं पहले तो। चलो भाई, अब एक और चीज समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आभासी हैं, कैनोनिकल हैं, जिसको शुरुआत में जो हमारे साइंटिस्ट भैया थे वो गलती से इन दोनों को कर लिए थे। पहला वाला कौन किया था, पहला वाला साइंटिस्ट भैया किए थे। फिर साइंटिस्ट भैया अपने पास बॉस के पास गए, तो बॉस ये निकाल के दे दिए। फिर बॉस के पास चले गए, तो हम लोग को ये पता चला। चलो भाई, तो जो ये पता चला है ना, इसको कुछ इस प्रकार समझो कि अक्षय खन्ना ये छावा वाला है, और ये वो धुरंधर वाला है ना, धुरंधर वाला है। तो ये छावा, ये धुरंधर। परंतु रियलिटी में जो अक्षय खन्ना है वो तो आराम से मस्त बैठ के पैसा चापने वाला आदमी है, ना तो औरंगजेब से मतलब, ना धुरंधर से मतलब। तो जो रियलिटी में जो अक्षय खन्ना है वो एकदम मस्त आदमी है, तो मस्त आदमी है इसलिए एकदम स्टेबल आदमी है। चलो भाई, तो जो एकदम रियलिटी वाले हमारे अक्षय खन्ना भैया हैं, यानी कि हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, रेजो रेजोनेंस 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 हाइब्रिड जो हमारे पास है वो क्या है, वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और इसकी एनर्जी आपसे पूछ सकता है, एनर्जी नहीं पूछेगा तो भी आपको इसके, अगर लिख रहे हो इसके बारे में तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो मोर स्टेबल होता है, और इसकी जो एनर्जी है वो लो होती है। एनर्जी लो रहेगी तो एकदम मस्त स्टेबल रहेगा। एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा आ जाएगी तो उछलने कूदने लगेगा। ठीक है, इसके पास एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से देखोगे तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, परंतु जब इसको मिला के कर देंगे एक कम है, तो हमारे पास इसके पास एनर्जी कम होती है। हम लोग लिखते हैं लो एनर्जी, एनर्जी लो होती है, मोर स्टेबल, एनर्जी लो। तो चलो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमारे अगर अधिक होंगी, मतलब कि अगर इसी तरीके की अगर 5-6 और बन जाती है,
हम लोग को देखने को मिलता कि ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि अक्षय कुमार ने बहुत ज्यादा फिल्म किया है, तो बहुत ज्यादा फिल्म करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, तो बहुत ज्यादा फिल्म किएंगे, छावा भी कर दिया इधर, धुरंधर भी कर दिया, मान लो कुछ और फिल्म में कोई एक डॉन वॉन का फिल्म, अरे जो प्यार मोहब्बत का फिल्म एक बनाया है उन्होंने, और भी यानी कितना फिल्म बनाया है, तो उसमें काम किया है, तो मान लो कि ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा तो और स्टेबल हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, कि अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा तो हाइब्रिड, यानी कि जो मेन वाला अच्छा खन्ना है, यानी कि जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो मोर स्टेबल होगा, वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये भी बात याद रखने वाली है कि अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा तो हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं इनकी जो एनर्जी है वो लगभग आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हो गया इतने समय में, मतलब कि हम लोगों ने इतना समय लिया है रेजोनेंस कंप्लीट करने में। अगला टॉपिक हमारे पास है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा। अगर हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की, तो मैंने क्या बोला है भाई, मैंने ये बोला है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब कि एनर्जी इसकी लो होगी, एनर्जी इसकी लो होगी। तो हम लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ग्राफ बना लो, एनर्जी बढ़ने का ग्राफ, ये रहा हमारे पास ऐसे। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का जो हमारे पास ग्राफ है वो मान लो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ रहा है, मतलब ये कि इसके पास जो ऊर्जा है वो न्यूनतम इतने पर है, सबसे लोएस्ट। इनकी ऊर्जा कितनी होगी, इससे ज्यादा होगी, मतलब कि इसके ऊपर ही होगी। ये मान लो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर यहाँ पर अगर हाइब्रिड की ऊर्जा है तो इससे अधिक ऊर्जा ही होगी इन सब की। ठीक है भाई, तो अधिक ऊर्जा होगी, तो मान लो एक ऊर्जा इसकी होगी, इस वाले बेंजीन की, एक इस वाले बेंजीन की, फर्स्ट सेकंड। तो हाइब्रिड की ऊर्जा न्यूनतम वाली ऊर्जा, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में भी सबसे ज्यादा जिसके पास, सबसे कम जिसके पास ऊर्जा है, सबसे कम जिसके पास ऊर्जा है, इसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है, इसके पास सबसे कम ऊर्जा है, तो ये जो दूरी है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो नहीं समझ में आया मेरे को हिसाब से आपको, और समझ में आएगा भी नहीं जब तक मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, the difference between energy of resonance hybrid and the most stable canonical structure having least energy is called resonance energy। अब ये इन्होंने क्यों ला दिया, ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, जिसका अनुनाद वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोले तो मतलब यही हमारे पास बेंजीन, मान लो बेंजीन का हम निकाल रहे हैं, तो बेंजीन के बारे में ये अनुनाद ऊर्जा या फिर रेजोनेंस एनर्जी से कुछ पता चल जाता है। जो पता चलता है उसी को एक तरीके से कह सकते हो पता करने के लिए या फिर थोड़ा ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट ला दिया गया, जहां पर हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास हैं, उन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे लोएस्ट एनर्जी जिसके पास है वो एनर्जी और हाइब्रिड वाले की एनर्जी का जो अंतर है, अंतर बोले तो इसके बीच की दूरी, अंतर बोले तो इसके बीच की दूरी, इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। तो कुछ है नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फॉर्मल आवेश, यानी कि फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज को समझते हैं भाई। जस्ट सपोज हमारे पास कोई H2O है, ठीक है, हमारे पास जस्ट सपोज H2O है, ये लो भैया। अच्छा पहले तो यही जान लो, O के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन,
O आता है हमारे पास 8 नंबर पे, यानी कि 2,6 हमारे पास इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लिया, इसके साथ हाइड्रोजन बंध बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब ये जो पूरी शादी हो गई है इन लोगों की, इस पूरी शादी या फिर कह लो कि एक बना हुआ है रिश्ता, उस रिश्ते में कौन कितने उधारी में है ये पता करता है, पर करने के लिए हम लोग फॉर्मल आवेश का यूज करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है, यौगिक है, H2O का मान लो, NH3 का मान लो, कोई भी मान लो, ओजोन का मान लो, उस यौगिक में किसी मतलब कोई भी अगर परमाणु है तो वो बंध बनाए हुए हैं, वो बंध बनाए हुए हैं। तो जब वो बंध बनाया है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है ना। तो ये पता करना कि किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो उधारी में है या मस्त जब मौज में है, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन इस पूरे यौगिक में, इस तत्व पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उधारी में है या फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम। इसी को जानना है तो हम लोग फॉर्मल आवेश का यूज करते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई भी ले लो, CO2 ले लो, CO2 मतलब कि CO2, ऐसा कुछ है ना। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। इस स्थानांतरण में O पर कुछ इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। H2O में भी देखा जाए तो O ने कुछ दिए हैं, लिए हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या है, उधार है या प्रॉफिट में है, यही बताता है हमारे पास फॉर्मल चार्ज। ये बताता है कि यौगिक में कोई एटम के पास इलेक्ट्रॉन उधार में है या वो प्रॉफिट में है। अगर थोड़ा अच्छी भाषा में बोले तो अच्छी भाषा में हम लोग थोड़ा इतना खतरनाक कहानी लिखी हुई है कि फॉर्मल चार्ज इज द theoretical charge assigned to an individual atom। थ्योरेटिकल चार्ज है ये जो कि असाइंड होता है इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल, नॉट होल मॉलिक्यूल, इट्स इंडिविजुअल एटम इन अ मॉलिक्यूल, क्यूल बोलूंगा मैं, कूल बोल दे रहा हूं मैं, चलो भाई, इन अ मॉलिक्यूल assuming that इलेक्ट्रॉन इन ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर शेयर इक्वली, ये मान कर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड है, मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, परंतु रियलिटी में देखा जाए तो एक हल्का सा खींचता है ये, है ना, मतलब इससे पार्शियल नेगेटिव होता है, परंतु उसको भाड़ में जाए, ये मानते हुए assuming that electron in all chemical bonds are share equally between atom regardless of their relative electronegativity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हटाते हुए एक तरीके से, या फिर हाँ ठीक है, वही रिगार्डलेस, मतलब वही बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड में रखो, अभी के लिए मानो कि इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं। चलो भाई, तो अब बताओ O पर चार्ज कितना है। इस चार्ज को निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया है इन साइंटिस्टों ने, उस फॉर्मूला को हमको याद करके एग्जाम में नंबर ले लेना है बस। क्या है फॉर्मूला, इसको देख लेते हैं भाई। फॉर्मूला है हमारे पास है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस B बाई L। V क्या है, V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V क्या है, L क्या है और B क्या है। V क्या है, L क्या है, B क्या है। V क्या है भाई, V हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहोगे लोन पेयर हमको पता नहीं क्या होता है, मैंने H2O बनाया था ना यहाँ पे, H2O जैसे कि यहीं पे बनाया था मैंने जो H2O मैंने बनाया था, अरे का बन गया,
ये O ऐसे 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 1 2 मैंने बनाया था ना 1 2 3 4 अंतिम कोष में 6 होते हैं 2 के साथ H मिल गया बचा 4 यहाँ पे ये 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं ठीक है लोन लिए हुए हैं सब एक तरीके से खैर शब्द पे जाएंगे तो पगला जाएंगे सीधे सीधे एकाकी युग्म को लोन पेयर कहते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब बी कौन है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बाकी भाड़ में जाए अगर मान लो H2 आपको कोई दे दे और बोले कि O पर फॉर्मल चार्ज निकालो तो O पर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए अगर कोई बोल दे तो आप लोग क्या करोगे आप लोग कहोगे कि फॉर्मल चार्ज का सूत्र होता है V माइनस L माइनस B बाई 2 V मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन O के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहां पर निकालना है फ्री अवस्था में निकालना है तो V का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन में अरे मैंने बताया था ना भैया 2 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना 6 यहाँ पे लिख दो और क्या 6 में से 4 यहाँ पर है दुट्ठी इधर बना लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 तो 4 लिख दो माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मतलब कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का यहाँ पे ये हाइड्रोजन का तो बॉन्ड में जो भाग लिए हुए इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 तो 4 लिख दो बटे में 2 लिखा है 2 लिख दो ये गया हमारे पास 2 बचा 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0 तो ऑक्सीजन पर कितना उधार है कितना प्रॉफिट है कुछ नहीं है 0 है तो यही हमारे पास रेजोनेंस है फॉर्मल चार्ज है और यही सब है और देखते हैं आगे कभी चलो यार तो एक और टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा एग्जाम में पूछता है ये लिखने के लिए तो इसको देख लेते हैं वो टॉपिक है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो नियम वगैरह हैं नेसेसरी कंडीशंस वगैरह हैं वो क्या क्या है हमने क्या देखा था कार्बन वाले कंडीशन में CO2 मैंने बताया था ऐसे सी ऐसे 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 बनाया था ना फिर मैंने क्या किया था ऐसे किया था और फिर R किया था ऐसे 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 डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड कर दिया माइनस कर दिया डबल बॉन्ड O कर दिया ये जो कहानी मैंने की थी यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है यहाँ पर मैंने ये काम किया है कि एक काम तो यहाँ पर माइनस था इसमें माइनस है मैंने परमाणुओं को आगे पीछे नहीं किया मतलब कि मैंने यहाँ पर R था तो R उठा के इधर नहीं कर दिया या फिर C यहाँ पर था तो C को हटा के इसके अंदर कुछ और नहीं घुसा दिया तो इसको लिखते समय ये बात को ध्यान रखना है कि हम लोग को जो भी कर्मकांड करना है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ही करना है कि ऑक्सीजन R C कार्बन इसके साथ कुछ कर्मकांड हम लोग को नहीं करना है ठीक है तो क्या है भाई राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर विच रिटन बाय चेंजिंग पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एटम पोजिशन चलो भाई गुप्त ज्ञान एक ले लो भाई गुप्त ज्ञान क्या है गुप्त ज्ञान ये है कि पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम एटम का पोजीशन जो है वो सेम रहेगा मैं बता चुका हूं मैं इस चीज को ठीक है अगला कंडीशन क्या है ये बता दिया यहीं पर दिखाया गया है अगला कंडीशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम रिमेन मतलब रहेगा सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा यहां पर अगर देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे करके है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे करके है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है ना दूसरा नियम ये है बस और क्या है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल एनर्जी तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि भाई ये बेंजीन हमने लिया था एक ऐसे वाला बेंजीन लिया था ऐसे ऐसे वैसे वाला फिर एक बार ऐसे 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 वाला लिया था तो हमने इसमें ये देख लिया था कि भाई जो है इन दोनों का एनर्जी लगभग सेम रहेगा और इन दोनों की एनर्जी से थोड़ा कम एनर्जी रहेगा हमारे पास हाइब्रिड वाले का ये देखा था तो हमने क्या देखा भाई कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल एनर्जी ये जो है ना ये दोनों हमारे पास बेंजीन के या फिर इन्हीं दोनों को ले लो तो इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम रहेगी इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम रहेगी यही हमारे पास स्ट्रक्चर का लिखने का तरीका है कहानी खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में